हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ सभी के आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग ये जानेंगे कि आपके कक्षा 8 के गणित विषय का जो प्रश्नावली 3.1 है दोस्तों, उसमें दिए गए कुल जितने भी क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 में दिए गए कुल जितने भी प्रश्न है उन सबका सोल्यूशन मैं आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि दोस्तों हम लोग ने सभी पिछले वीडियो के माध्यम से ये बिल्कुल सरल तरीके से जान चुका है कि प्रश्नावली 3.1 से संबंधित कुल जितने भी तथ्य उनका मतलब क्या होता है। प्रश्नावली 3.1 से संबंधित कुल जितने भी आपके दोस्तों तथ्य आ रहे थे, उसमें जो भी आकृतियां आ रहे थे, आकृतियों के जो भी गुण थे, उन सबको दोस्तों मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से बता दिया है। अगर दोस्तों आप लोग उसे समझ गए होंगे तो आपके प्रश्नावली 3.1 में कुल जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबका सोल्यूशन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों आपके कक्षा 8 के गणित विषय का जो प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें दोस्तों आपसे कहा जा रहा है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इतना का हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। देखिए दोस्तों, अगर मैंने आप लोग को पिछली वीडियो के माध्यम से नहीं बताया होता कि सरल आकृति क्या होती है, बंद आकृति क्या होती है, तो हो सकता है कि इसको समझने में आपको थोड़ी सी मतलब की प्रॉब्लम हो। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोग को वीडियो के माध्यम से जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था सरल आकृति और जटिल आकृति से संबंधित, उसमें दोस्तों मैंने आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि सरल आकृति क्या होती है, जटिल आकृति क्या होती है, बंद आकृति क्या होती है, खुली आकृति क्या होती है, अभ्यंतर भाग क्या होता है, बहिर्भाग क्या होता है। इन सब के बारे में दोस्तों मैंने आप लोग को फुल कॉन्सेप्ट दिया था और उन्हीं दोस्तों गुणों के माध्यम से हम लोग इसका परिभाषा देने का प्रयास करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इतना का हम लोग परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा है सरल का, तो मैंने आप लोग को बताया था कि कोई आकृति सरल तभी हो सकती है जो वो आकृति स्वयं को प्रतिच्छेद ना करे, खुद को दोस्तों बिल्कुल भी अपने आप को कहीं पर भी प्रतिच्छेद ना करे, वो आकृति क्या होगी, सरल होगी। यानी सरल का मतलब होता है कि जो भी आकृतियां अपने आप को बिल्कुल भी दोस्तों प्रतिच्छेद नहीं करती है उन आकृतियों को ही हम लोग बोलते हैं सरल। यानी इतना हमको समझ में आया कि जो सरल आकृतियां होगी बिल्कुल भी अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बंद आकृति का। तो बंद का मतलब क्या हुआ, बंद का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ना दोस्तों कि बंद हम उस आकृति को कहते हैं जिसकी कोई एक परिसीमा होती है, कोई एक क्षेत्रफल होता है, जिसका कोई समापन बिंदु नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बंद आकृति। और ज्यादा अगर हम समझे और हम सिंपल रूप से तो दोस्तों हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आकृतियां किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर, या बोल सकते हैं कि जो भी आकृतियां अपने किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है तो उस आकृति को ही हम लोग बंद आकृति बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुल जितने भी आकृतियां हैं, कि जितने भी आकृतियां, ये सारे क्या है दोस्तों, बंद आकृति है। आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। देखिए यहां पर दोस्तों अगर हम मान के चलते हैं कोई बिंदु ए ले लेते हैं, ठीक है, कोई बिंदु ए ले लेते हैं, तो बिंदु ए से हमने क्या किया, एक बिंदु बी प्राप्त किया यहां पर, ठीक है। बिंदु ए से कहां तक चले, बिंदु बी तक। अब फिर दोस्तों हम लोग बिंदु बी से कहां तक चले, बिंदु सी तक, ठीक है। अब फिर बिंदु सी से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं बिंदु डी तक, ठीक। अब फिर क्या करते हैं, बिंदु डी से चलते हैं हम लोग बिंदु ए तक। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें दोस्तों आप लोगों ने ये देखा कि हम लोग जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं उसी बिंदु से हम लोग अपना अंत भी करते हैं। यानी कि हम इस आकृति में बिंदु ए से चलना प्रारंभ किए और हमारा जो अंत है वो बिंदु ए पर ही हुआ। अगर ऐसा सिचुएशन किसी आकृति में अगर आपको मिलती है तो उस आकृति को दोस्तों हम लोग बंद आकृति ही बोलते हैं। यानी कि आपकी जो बंद आकृति का तात्पर्य है वो यही है दोस्तों कि अगर हम उसके किसी भी एक निश्चित बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं तो उसका समापन उसी बिंदु पर होता है जिस बिंदु से आपने चलना प्रारंभ किया है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान के चलते दोस्तों कि हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया, वृत्त मान के चलते वृत्त बनाया, तो वृत्त बनाया दोस्तों, तो यहाँ पर हम किस बिंदु से चले, मान के चलते हम ए बिंदु से चले, ठीक है। आप लोग प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से बनाते हैं ना वृत्त, तो जब यहाँ पर कंपास की सहायता से बनाते हैं तो जो पेंसिल जो होती है आपकी, जो पेंसिल की नोक होती है वो जहाँ से चलना स्टार्ट करती है पुनः आकर क्या होती है, वहीं पर रुक जाती है, रुकती है ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो ये आकृति हमारी वो कैसी आकृति है, वो एक प्रकार का दोस्तों आपका बंद आकृति है। तो आप समझ सकते हैं कि बंद आकृति किसको बोलते हैं। यानी बंद आकृति का मतलब होता है कि जो भी आकृतियां अपने किसी एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होकर पुनः उसी बिंदु पर अपने आप को समाप्त कर लेती है तो उन आकृतियों को ही हम लोग बोलते हैं बंद आकृति। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर खुली आकृति का। खुली आकृति में क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी अगर किसी भी एक निश्चित बिंदु से अगर वो आकृति चलना प्रारंभ करेगी तो उसी बिंदु पर समाप्त नहीं होगी। जैसे कि मान चलते हैं ऐसे, देखिए हम ए बिंदु से चलना प्रारंभ किए,
ठीक है, ए बिंदु से। ये कहाँ खत्म हो गया, बी बिंदु पर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे दोस्तों हम लोग बोलेंगे खुली आकृति, यानी इसे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि यह बंद आकृति। क्यों? क्योंकि जहाँ से चलना ये शुरू हुआ था वहाँ पर इसका अंत बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर वहाँ पर अंत होता तो बोलते हैं कि कैसी आकृति है, वो दोस्तों एक प्रकार का बंद आकृति है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, मान चलते हैं, आप यहाँ पर संख्या देख सकते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं आप 5, तो देखिए 5 इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर अंत हो गया। देखिए यहाँ से चले यहाँ पर अंत हो गया। बताइए, तो जहां से चले, जिस बिंदु से चले, उस बिंदु पर इस बिंदु का अंत हो रहा है। मतलब इस जिस निश्चित बिंदु से आकृति चलना प्रारंभ की है, इस पर आकृति का स्टार्ट हुआ है, वहां पर इस आकृति का उस बिंदु पर समापन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो बोलेंगे कि कैसी आकृति है ये दोस्तों, एक प्रकार का आपका खुली आकृति है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर बात करें, मान चलते हैं हम दोस्तों लिखते हैं W, तो क्या देखते हैं, यानी हमने यहाँ से क्या किया, इस बिंदु से हमने दोस्तों स्टार्ट किया इस आकृति को बनाने का, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बोल सकते हैं कैसी आकृति है ये दोस्तों, एक प्रकार की खुली आकृति है। हमारा बंद आकृति का मतलब यही होता है कि उसकी कोई एक परिसीमा हो, क्षेत्रफल हो, ठीक है, साथ ही साथ उसके कोई भी दो समापन बिंदु नहीं हो। और अगर आप आराम से समझना चाहते हैं तो दोस्तों किसी भी बंद आकृति, अगर दोस्तों किसी भी एक निश्चित बिंदु से अगर आप चलना प्रारंभ कीजिएगा तो अपना समापन वहीं पर करेगा जहां से वो चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि बंद आकृति और सरल आकृति वास्तव में होती क्या है। तो इन्हीं दोनों परिभाषाओं को मिलाकर मैंने एक यहाँ पर परिभाषा बनाया है जो कि सरल एवं बंद के लिए क्या है, प्रयुक्त होता है। तो समझेंगे हम इसको, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है आपसे वे आकृतियां जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण भी करती है। अब बताइए, जब भी कोई आकृति बंद होगी तब तो क्षेत्रफल बनेगा ना, अगर वह आकृति खुली होगी तो क्षेत्रफल बिल्कुल भी बन नहीं सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि वे आकृतियां जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण भी करती है तथा कहीं पर भी स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे सरल एवं बंद आकृति कहा जाता है। यानी कहीं पर भी स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि आकृति 100% सरल है। और जब उस आकृति में क्षेत्रफल का निर्माण हो रहा है तो यह भी 100% दोस्तों सत्य है कि वह आकृति बंद है। और इसी सरल एवं बंद आकृति का यही परिभाषा होता है। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यहाँ पर बोला है उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो दोस्तों यहाँ पर कुल जितने सारे उदाहरण आप देख रहे हैं, जितने भी आकृतियां आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सारे ही सारे दोस्तों आकृतियां अपने आप को बंद एवं सरल रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन सभी आकृतियों में कोई भी आकृति दोस्तों खुली नहीं है। इन आकृतियों में किसी का भी दो समापन बिंदु नहीं है। इन आकृतियों में कोई भी अगर एक निश्चित बिंदु उठा लीजिएगा तो वो दोस्तों उसी बिंदु पर समाप्त होंगे जिस बिंदु से वो बनना शुरू हुए थे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रत्येक आकृति में इनके क्षेत्रफल का निर्माण हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें इस आकृति का, तो इसका भी क्षेत्रफल है, इसका भी क्षेत्रफल है, इसका भी क्षेत्रफल है, उसी प्रकार से इन दोनों का भी क्षेत्रफल है। इसलिए दोस्तों हम बोल सकते हैं कि आपकी कुल जितनी भी आकृतियां हैं वो एक प्रकार का सरल एवं बंद आकृति है। यह है दोस्तों आपका उदाहरण। अब यहाँ बोला है आपसे कि प्रमुख गुणों को समझाइए। तो सरल एवं बंद आकृति का जो दोस्तों गुण होता है वो क्या होता है आप लोग समझिएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इतने सारे गुणों को लिखा है, आप लोग एक एक कर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों पहला गुण में आपसे बताया जा रहा है, इन आकृतियों का अपना कोई ना कोई एक क्षेत्रफल अवश्य होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया दोस्तों, इन आकृतियों का अपना कोई ना कोई एक क्षेत्रफल अवश्य होता है। देखिए दोस्तों, जब आपकी आकृतियां बंद होंगी सरल होने के साथ साथ तो उनका क्षेत्रफल होगा ही। इसीलिए सरल एवं बंद आकृति का एक गुण ये होता है कि उसका अपना कोई ना कोई क्षेत्रफल अवश्य होगा, क्योंकि वो खुली आकृति नहीं है। साथ ही दोस्तों इसमें यहाँ पर दूसरा नंबर में आपसे बोला जा रहा है, इन आकृतियों की एक सीमित परिसीमाएं होती हैं जो एक बंद क्षेत्र का निर्माण करती है। मैंने बताया था दोस्तों कि जो भी आकृतियां बंद होंगी उन आकृतियों की जो परिसीमाएं होती है दोस्तों वो सीमित होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया कि इन आकृतियों की एक सीमित परिसीमाएं होती हैं जो एक बंद क्षेत्र का निर्माण करती है। और जब भी बंद क्षेत्र का निर्माण करेगी तो आकृति बिल्कुल भी खुली नहीं होगी। तो ये जो गुण है वो किससे संबंधित है, वो आपके सरल एवं बंद आकृति से संबंधित है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर केवल सरल लेकर चलते हैं तो सरल के लिए गुण बिल्कुल भी दोस्तों मतलब सबके लिए, सब सरल आकृतियों के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि क्या बोला है कि इन आकृतियों की एक सीमित परिसीमाएं होती हैं जो एक बंद क्षेत्र का निर्माण करती है। तो दोस्तों सरल आकृति में खुला क्षेत्र भी होता है, बंद क्षेत्र भी होता है ना। लेकिन हमने केवल यहाँ पर बोला बंद क्षेत्र, तो क्यों बोला, क्योंकि सरल होने के साथ साथ यह बंद भी है। इसीलिए हमने दोस्तों यहाँ पर लिखा कि जो एक बंद क्षेत्र का निर्माण करती है।
तीसरा नंबर हम समझेंगे। तीसरा नंबर दोस्तों आपसे कहा जा रहा है ये आकृतियां स्वयं को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो भैया क्यों करेगी प्रतिच्छेद? अगर स्वयं को प्रतिच्छेद कर देगी तो जटिल न बन जाएगी, जबकि यहाँ बोला है सरल, तो इसीलिए अपने आप को बिल्कुल भी कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। इसलिए दोस्तों हम इसको कह सकते हैं कि जो आपके सरल आकृतियां होती है कहीं पर भी अपने आप को स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जितने सारे आप आकृतियां देख रहे हैं इन आकृतियों में कोई भी आकृति अपने आप को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर में, तो आपसे कहा जा रहा है ये आकृतियां सीधा होने के साथ साथ वक्राकार भी हो सकती है। सीधा, देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को सरल आकृति की परिभाषा में पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि सरल आकृति में जो आकृतियां होती है वो सीधा भी हो सकती है और वो वक्राकार भी हो सकती है। बस हमको मतलब यहाँ पर ये रखना है कि वो आकृतियां अपने आप को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर अपने आप को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, स्वयं से प्रतिच्छेद नहीं होने चाहिए। बस हमको इसी चीज पर ध्यान रखना है। अगर वो आकृति सरल होगी तो भले वो वक्राकार हो या फिर सीधा हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कि ये आकृतियां सीधा होने के साथ साथ वक्राकार भी हो सकती है। तो देखिए ये सब सीधा रेखाखंडों से बनी आकृतियां हैं और यहाँ पर ये जो आकृति देख रहे हैं ये वक्राकार है, यहाँ पर जो आकृति देख रहे हैं ये वक्राकार है और यहाँ जो आकृति देख रहे हैं यह सीधा रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है। ऐसा नहीं है कि ये दोस्तों जो आपके जो आकृतियां यहाँ पर देखी जा रही हैं ये सरल, ये सारे के सारे क्या है? सरल आकृतियां हैं। अब मैं यहाँ पर बात बताता हूँ आपको 5 नंबर में। 5 नंबर कहा जा रहा है आपसे इनमें अभ्यंतर भाग एवं बहिर्भाग को निर्देशित किया जा सकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो भी आकृतियां बंद होगी तो बंद आकृतियों, मैंने आप लोग बताया था ना कि केवल बंद ही आकृतियां कैसी आकृतियां होती है जिसमें दोस्तों हम लोग उसके अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग का निर्धारण कर सकते हैं। तो सारे की सारी आकृतियां क्या चाहिए? बंद आकृतियां हैं। तो इसके आंतरिक क्षेत्र को बोलेंगे अभ्यंतर भाग और इसके बाहरी क्षेत्र को बोलेंगे हम लोग बहिर्भाग। इसलिए इन आकृतियों में क्या कर सकते हैं हम लोग? अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग को निर्देशित कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसका सबसे बड़ा प्रमुख गुण है। आप लोग हमेशा रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर 6 नंबर आपसे कहा जा रहा है सरल आकृतियां अपने किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है। अभी मैंने बताया आप लोगों को, जैसे कि सब एग्जांपल के माध्यम से देखा ना दोस्तों कि यहाँ पर ए बिंदु से प्रारंभ हुआ पुनः उसी ए बिंदु पर समाप्त हो गया। तो ये आकृतियां क्या बोला है? सरल आकृति अपनी किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ये परिभाषा लिखवाया है वो हमसे थोड़ा सा गलती लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया है दोस्तों कि सरल आकृतियां आपने किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मान के चलते हैं ये जो 5 है वो यहाँ पर ए बिंदु से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और समापन इसका हो रहा है किस बिंदु पर? बी बिंदु पर। तो कहाँ ये जो 5 है आपका, ये जो 5 है 5 ये आपका मतलब कि सरल आकृति नहीं है? बताइए, ये सरल आकृति नहीं है दोस्तों, ये सरल आकृति है। क्यों है? क्योंकि यह स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए इसको हम लोग सरल आकृति बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो लिखे ना कि निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है, तो दोस्तों ये केवल सरल आकृतियों के लिए सत्य नहीं है, ये सरल होने के साथ साथ बंद भी होना चाहिए। क्योंकि ये तो कैसी आकृति है? खुली आकृति है ना दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 8 तो मान के चलते हैं हम 8 मतलब इस बिंदु से, इस पॉइंट से मान के चलते हम क पॉइंट से, क बिंदु से हम क्या कर रहे हैं? 8 लिख रहे हैं। तो 8 लिखेंगे 8 तो फिर इसी पॉइंट पर क्या होगा? ये सट जाएगा। समझे? इस बार में क्या होगा? ये सट जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो आपकी आकृति है वो तो पहला नंबर तो सरल है ना, क्योंकि वो एक प्रकार का जटिल आकृति है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को स्वयं से क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर ये देखें, अगर हम बात करें इसका खुला या बंद का, तो देख सकते हैं दोस्तों कि इस आकृति में जो आप गुण देखते हैं वो कैसा देखते हैं? आप लोग बंद का देखते हैं या खुला देखते हैं? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बंद का देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो क बिंदु से प्रारंभ हुआ, कोई एक निश्चित बिंदु लिया क, यानी कि अपने एक निश्चित बिंदु क से स्टार्ट हुआ और उसी बिंदु पर समाप्त हो गया। इसलिए बोलेंगे कि ये जो आपका 8 है हालांकि जटिल है लेकिन कैसा है? वो बंद आकृति है। तो दोस्तों आप लोग बस क्या कीजिएगा कि यहाँ पर लिख लीजिएगा एवं यहाँ पर सरल एवं बंद। ठीक है, हमसे मिस्टेक से छूट गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा सरल एवं बंद आकृतियां अपने किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं केवल सरल आकृतियां, अगर केवल सरल आकृतियां लिखेंगे तो फिर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलती हो जाएगा। सरल के साथ बंद भी आपका होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो पिछला वीडियो था मैंने जिसमें बताया था दोस्तों खुली आकृति और बंद आकृति, तो उसमें दोस्तों मैंने आप लोग को ये बताया था कि दोस्तों केवल सरल आकृतियों में ही खुली आकृति और बंद आकृति बताया
जा सकता है। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा दोस्तों एक चीज़ छोड़ दिया, आप सरल आकृतियों के साथ साथ जटिल आकृति में भी खुली और बंद आकृति बता सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जटिल आकृति है ना, तो हम बता चुके ये कैसी है, खुली है कि बंद है, तो दोस्तों ये बंद है। तो ऐसा नहीं है कि खुली और बंद हम केवल सरल में ही बताएंगे, हम दोस्तों सरल आकृतियों के साथ साथ जटिल आकृतियों में भी खुली और बंद आकृति बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पर्सनालिटी 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सरल तरीके से खत्म हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन काफी समझ में आई होगी। अब हम दोस्तों क्या करते हैं कि इसके अगले वाले प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तब तक इसे उतार लीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 में जो आपसे कहा जा रहा है उसी के माध्यम से क्या करेंगे, इस प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वे सरल है, मतलब बंद है पर सरल है, ठीक है दोस्तों। कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है तथा कौन सी अवतल आकृति है। यानी कि दोस्तों आपके इस क्वेश्चन में आकृतियां दी हुई हैं और आपको क्या करना है कि इन आकृतियों के गुण, इनके स्वरूप, इनके रचना, इनकी प्रकृति के आधार के अनुसार आपको ये बताना है कि जो आकृतियां हैं आपके वो कौन कौन सी है, सरल है कि बंद है कि सरल है कि खुली है कि उत्तल है कि अवतल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर वह देखिए बंद है वो सरल है, इसका मतलब ये हुआ कि बंद भी होनी चाहिए और साथ ही सरल भी होनी चाहिए, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आपसे पहले में क्या पूछ रहा है, यानी पहले में आपसे पूछ रहा है कि कौन सी सरल है, कौन सी सरल है। तो दोस्तों सरल किसको बोलेंगे बताइए। देखिए ये 4 आकृतियां है ना, 1 2 3 4, इतने ही आकृति आपके बुक में भी दिए गए हैं, आप लोग बुक खोलकर ही आप पढ़िएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर सॉल्यूशन जब करा रहे हैं आप लोग को ऑनलाइन, तो दोस्तों आप अपना बुक 8 क्लास का जो पर्सनालिटी 3.1 है उसको ओपन कर ही रखिए और उसमें दोस्तों मेरे इस क्वेश्चन को मिलाते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी बुक में 4 आकृतियां दी हुई हैं, इन चारों आकृतियों में आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि इन चारों में से किन किन आकृतियों को हम लोग सरल बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप सरल आकृति की परिभाषा के माध्यम से जानते होंगे कि सरल आकृति एक ऐसी आकृतियां होती है जो बिल्कुल भी स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके आकृतियां हैं वो कौन से हैं जो अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, यानी कि स्वयं प्रतिच्छेदी नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन चारों आकृतियों में से केवल और केवल जो ब्लैक वाला आकृति है वो बिल्कुल भी सरल नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह स्वयं प्रतिच्छेदी है, यानी अपने आप को यह प्रतिच्छेद कर रहा है। जबकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सारे आकृति में, इस वाले आकृति में और इस वाले आकृति में, ये तीनों की तीनों आकृतियां दोस्तों अपने आप को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, यह स्वयं प्रतिच्छेदी नहीं है। इसलिए दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों की तीनों जो आकृतियां हैं आपके वो एक प्रकार के सरल आकृति है। इसलिए दोस्तों मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से सरल माध्यम से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का दोस्तों यहाँ पर डिनोट किया है कि सरल है। देखिए यहाँ पर सरल है तो कौन कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आकृति आपके क्या है, सरल है, ठीक। तो आप समझ चुके हैं कि सरल किसको बोलते हैं, जो स्वयं दोस्तों प्रतिच्छेदी ना हो, जबकि यहाँ पर स्वयं प्रतिच्छेदी है, इसलिए दोस्तों इसको बिल्कुल भी क्या बोलेंगे, सरल नहीं बोलेंगे। तो 3 आकृतियां पहचान लिया। अगर ऐसी आकृतियां बहुत सारे अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप लोग बिल्कुल भी पहचानने में गलती नहीं कीजिएगा। अब आगे दोस्तों आपसे कहा रहा है कौन सी बंद है पर सरल है, बंद भी होनी चाहिए और सरल भी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृतियां बंद भी है और सरल भी है। तो दोस्तों हमने इतना तो पता कर लिया कि इन चारों आकृतियों में से 3 आकृति आपके क्या है, आपका सरल है। तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों आकृतियों में क्या होगी, कोई ना कोई ऐसी आकृति होगी जो सरल भी होगी और बंद भी होगी। मतलब हमको 100% ये पता है कि तीनों की तीनों जो आकृति है आपकी वो सरल है। अब हमको ये देखना है कि इन तीनों सरल आकृतियों में से कौन सी सरल आकृतियां बंद है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि इन तीनों आकृतियों में से केवल खुली आकृति कौन है, बीच वाला। इस आकृति को छोड़कर जो ये वाला आकृति है और ये वाला आकृति है, ये दोनों आकृतियां क्या है दोस्तों, सरल है और साथ ही बंद भी है। इसलिए हम यहाँ पर इसको डिनोट करके यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों। देखिए आप लोग समझिएगा, बंद व सरल है, बंद भी है और सरल भी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ब्लैक कलर का जो मैंने यहाँ पर किरण लिया है ना, तो किसके लिए लिया है, देखिए पर ध्यान से, किसके लिए लिया है यहाँ पर दोस्तों, ये मैंने लिया है बंद व सरल के लिए। तो एक जो उत्तल बहुभुज है वो बंद और सरल है, और साथ जो ये वाली आकृति है देखिए इसको मैंने कैसे यहाँ पर नोट किया है, ब्लैक वाला, जो ये ब्लैक वाला देख रहे हैं, ये वाला कहाँ जा रही है, इस वाली आकृति पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बंद व सरल है। तो कितना सरलता से आप समझ रहे हैं बताइए, आप आराम से क्या कर रहे हैं, इस चीज को आप समझ जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ये वाली आकृति और जो ये वाली आकृति है इसको हम लोग बंद और सरल बोलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों समझने में भूल नहीं कीजिएगा। तो 2 आपका क्या हो गया, खत्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी खुली है, ठीक है।
ठीक है। तो आपको पता होगा कि खुली आकृति कौन सी होगी, यानी कि खुली आकृति एक ऐसी आकृति होगी जो अपने किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होगा और उसी बिंदु पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर कौन सी आकृति है दोस्तों जो आपकी खुली हो सकते हैं, तो देख सकते हैं खुली आकृति कौन हो सकती है। मैंने बताया था ना कि खुली आकृति सरल भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान के चलते हैं कि दोस्तों ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया होगा, ए बिंदु से। तो दोस्तों जब ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया तो इसका समापन मान के चलते हैं बी बिंदु पर होता है, लेकिन जहां से चलना प्रारंभ किया वहां पर इसका समापन होता है, नहीं होता है। तो बोल सकते हैं कि ये वाला जो आकृति है आपका 3 भुजाओं वाला वो एक प्रकार का खुला आकृति है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि मान के चलते हैं कि ये जो आकृति है दोस्तों ये पी बिंदु से चलना शुरू की होगी, कहाँ ये दोस्तों खत्म हो रही है, क्यू बिंदु पर। लेकिन जहां से जिस निश्चित बिंदु से ये आकृति शुरू हुई उस बिंदु पर ये समाप्त हुई, इस आकृति का समापन हुआ, बोलिए नहीं हुआ। यानी एक नया बिंदु पर समापन हो रहा है, किस बिंदु पर, तो क्यू बिंदु पर। तो बोल सकते हैं कि पी से चला और क्यू पर समाप्त हुआ, यानी दोस्तों इसके 2 समापन बिंदु हैं, ठीक है। और जब ये एक ही निश्चित बिंदु से चलना प्रारंभ करती है तो उसी बिंदु पर ये बिल्कुल भी समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ये जटिल जो आकृति आप देख रहे हैं, ये वाला आकृति जो स्वयं को प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी क्या है, आपकी खुली आकृति है। तो दोस्तों इसका डिनोट मैंने इस प्रकार से किया है, आप लोग समझिएगा। देखिए इसका डिनोट मैंने दोस्तों किस प्रकार से किया है, खुली है ना, ऊपर लिखा हुआ है ना खुली है। तो देखिए मैंने ब्लू कलर के एरो से यहाँ पर क्या किया, दर्शाया है, यानी कि एगो ये वाला आकृति हो जाएगी, एगो ई वाला आकृति हो जाएगी। देखिए दोस्तों मैंने कैसे दर्शाया है, यहाँ पर इस तीर के निशान से क्या किया, देखिए ऐसे, यानी कि ऐसे मैंने यहाँ पर दर्शाया है, यानी 2 आकृति क्या होंगी दोस्तों, आपकी खुली हो जाएगी, ठीक है। तो कितना आराम से दोस्तों आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल है। तो दोस्तों ये तो सिंपल सी है, और हम इसको ना भी बताएं ना तो आप लोग आराम से दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस चीज को बता सकते हैं कि कौन सी उत्तल है कौन सी अवतल है। तो दोस्तों ये वाली जो आकृति है आपकी वो उत्तल है, क्योंकि मैंने बताया था उत्तल, जो भी मैंने बहुभुज पढ़ाया था उत्तल बहुभुज के बारे में दोस्तों मैंने आप लोग बताया था कि उत्तल आकृति या फिर उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिनके सभी शीर्ष उनके बाएं भाग में उपस्थित होते हैं, जबकि अवतल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिनके सभी शीर्षों में से कोई भी एक से अधिक शीर्ष इनके आंतरिक भाग में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इनके कुल जितने भी शीर्ष है वो सब बाएं भाग में उपस्थित है, इसलिए दोस्तों कैसा आपका बहुभुज होगा, कैसी आकृति होगी, यह उत्तल आकृति होगी। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले आकृति में कि दोस्तों इसके सभी शीर्षों में से जो ये वाला शीर्ष है, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष, ये इसके आंतरिक भाग में यानी कि प्रवेश कर जा रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो शीर्ष है आपका ये अंतर भाग में प्रवेश करने के कारण इसकी जो आकृति है, इसकी जो स्वरूप है दोस्तों वो किस बहुभुज का है, किस आकृति का है, तो वह है अवतल का। तो देख सकते हैं इसको मैंने रेड कलर के एरो से दर्शाया है। तो यहाँ पर ये जो आकृति है वो हो गया अवतल, और यहाँ पर जो ये वाली आकृति हो गई ये होगी दोस्तों आपका उत्तल। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आकृतियों की पहचान करते हैं, इनके गुण के अनुसार, इनके स्वरूप के अनुसार, इनके बनावट के अनुसार, इनकी रचना के अनुसार क्या करते हैं, हम लोग आकृतियों का नामकरण करते हैं, इनकी पहचान करते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित या और भी प्रकार की अगर आकृतियां सामने आती हैं तो आप दोस्तों इनके गुण और स्वरूप के माध्यम से बिल्कुल सरल पूर्वक ये बता सकते हैं कि आकृतियां कौन कौन सी है और इसका नामकरण क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन था वो आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। और किसी बच्चे को इसमें कोई और डिफिकल्ट हो तो वो हमें जरूर कमेंट करेगा, हम उसका दोस्तों जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न में। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोग बताया था ना कि किसी बहुभुज का नामकरण उसके भुजाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है, यानी जो बहुभुज जितने भुजाओं वाला होता है हम उसको उसी भुजाओं के माध्यम से क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। और जो नाम है उसको हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, यानी कि संस्कृत रूप से, यानी जो संस्कृत में जो दोस्तों आपका एक प्रकार का जो शास्त्र संगत जो शब्द है उनके अनुसार क्या करते हैं, हम इसका नामकरण करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले कि ये जो आपका बहुभुज है वो कितने भुजाओं वाला है, तो हम इनके भुजाओं को गिनते हैं। देखिए दोस्तों एगो ये वाला हुआ एक, देखिए मान चलते पहले यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं शीर्ष का, ये ए शीर्ष हो गया, बी शीर्ष हो गया, सी शीर्ष हो गया, डी शीर्ष हो गया, ई शीर्ष हो गया और एफ शीर्ष हो गया, ठीक है। अब भुजा गिनते हैं, को भुजा मिलेगा, एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, यानी कि यह 6 भुजा वाला बहुभुज है। तो 6 को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, षष्ठ बोलते हैं, और इसका नामकरण हम लोग किस प्रत्यय में जोड़ते हैं, तो भुज में। तो यहाँ पर जो उपसर्ग मिला वो षष्ठ मिला और प्रत्यय मिला आपका भुज, और इस प्रकार से दोस्तों इस बहुभुज का नामकरण निकल कर आता है क्या, तो षष्ठ भुज,
ठीक है, यानी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, षष्ठभुज बोलेंगे। आप समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोग बताया था ना, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या हम उनके भुजाओं की संख्या पर ही क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके कुल भुजाओं की संख्या कितनी है, यानी n का मान कितना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इनके n का जो मान है वो 6 है, यानी 6 भुजा वाला बहुभुज है, इसीलिए n का मान कितना है, 6। अब मैंने आप लोगों को बताया था बहुभुज का जो विकर्ण वाला वीडियो है ना, जिसको विकर्ण समझ में नहीं आया है, बहुभुज का विकर्ण कैसे खींचते हैं, बहुभुज का विकर्ण किसको बोलते हैं, क्या मतलब होता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप लोग दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सूत्र होता है n इंटू n-3 अब बटा में 2, ठीक है। तो n का मान कितना दिया है, 6, और फिर यहाँ पर दिया है n का मान 6 - 3 बटा में 2। 2 को 6 से कटा देंगे तो 2 3 आई 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुणा 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 3 माइनस होगा तो 3, तो 3 के 9। कहने का मतलब कि इस बहुभुज में हम केवल और केवल कितने विकर्ण खींच सकते हैं, 9 विकर्ण खींच सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोग बताया था ना कि विकर्ण कैसे हम लोग खींचते हैं। तो आइए उसी के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर विकर्ण खींचते हैं, सम्मुख शीर्ष लेंगे, ठीक ना, सम्मुख शीर्ष। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सम्मुख शीर्ष मिलाते हैं। देखिए बी को मिलाते हैं एफ से, पहला विकर्ण खिंचाया, सी को मिलाते हैं ई से, दूसरा विकर्ण खिंचाया, ठीक है। आप फिर क्या करते हैं, ए को मिलाते हैं डी से, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा विकर्ण, ठीक है। और सी को मिलाते हैं एफ से, ये आपका हो जाएगा चौथा विकर्ण। अब देखिए इसके सामने का शीर्ष दिख रहा है ना, बी के सामने कौन है, ई, तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग मिलाते हैं, मिला दिए, ठीक है। तो कौ विकर्ण हो गया, 5 गो हुआ ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग 5 गो खींच चुके हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो खींच चुके हैं, 4 गो और बचा हुआ है। तो 4 गो कैसे खींचेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग कैसे खींच सकते हैं। देखिए और कौन कौन से मतलब कि आपके सामने इसमें सम्मुख शीर्ष दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से दोस्तों, देखिए यहाँ पर ए के सामने सी हो सकता है, ए के सम्मुख शीर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ए के सम्मुख सी है ना, तो मिला दिए, ठीक है। फिर ए के सम्मुख कौन है, ई है ना, तो ए के सम्मुख ई है, तो दोस्तों इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। तो 5 2 हो गया, 7 गो, 2 गो और खींचना है। उसी प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, डी के सम्मुख कौन है, बी है ना, डी के सम्मुख बी, तो डी के सम्मुख बी को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, 8 गो। अब फिर डी के सम्मुख कौन है, एफ है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, डी को दोस्तों हम लोग एफ से मिला देंगे। तो इस प्रकार से इसमें 9 विकर्ण खींचे जा चुके हैं। आप लोग कॉपी पर खींचकर ट्राई कीजिएगा, हो सकता है इसमें गिजी मिजी हो गया हो खींचने में, लेकिन आप लोग अपने घर पर और कॉपी पर खींचते हैं तो आपको दोस्तों विकर्ण खींचने आपको बिल्कुल सरल तरीके से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम है क्या है, षष्ठभुज। इसमें टोटल विकर्णों की जो संख्या है वो कितना निकल कर आया है दोस्तों, तो वो निकल कर आया है 9। तो यहाँ पर हम लोग 9 दे देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 3 है वो भी आपका खत्म हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 में। तो प्रश्न नंबर 4 में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, ठीक है, नीचे वो चित्र बनाया गया है। देखिए यहाँ पर कारें हैं ना, ये सब कार है दोस्तों, भले आपको घोड़ा चाहे कुछ भी लगता होगा, लेकिन दोस्तों अपने समझ से मैंने यहाँ पर कार को लिया है, कार आपको समझाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आकृति बनाया है। तो दोस्तों इसमें आपसे कहा जा रहा है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। चौकोर का मतलब 4 भुजा वाला, मतलब चतुर्भुज जैसा, उसी को बोलते हैं चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है, कितनी बहिर्भाग में है। यानी कि आपको बताना है कि दोस्तों चौकोर मैदान के अभ्यंतर भाग में कुल कारों की संख्या कितनी है और इसी चौकोर मैदान के बहिर्भाग में कुल कारों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों मैंने बताया था ना कि किसी भी बंद आकृति के उसके अंदर का हिस्सा, उसका आंतरिक जो क्षेत्र होता है, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, अभ्यंतर भाग। और किसी भी बंद आकृति, या बोल सकते हैं उसी आकृति के बाहर का जो हिस्सा होता है, बाहर का जो क्षेत्र होता है, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, तो हम लोग बोलते हैं बहिर्भाग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके परिसीमा का। तो जो दोस्तों आपका मैदान है इसकी परिसीमा कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं, इसकी परिसीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है,
ठीक है। तो इस परिसीमा के अंदर के कुल जितना भी क्षेत्र है ना, जितना भी अब ये सब क्षेत्र देख रहे हैं, यही क्षेत्र आपके अभ्यंतर क्षेत्र कहलाते हैं, यानी अभ्यंतर भाग कहलाते हैं। और इस परिसीमा के बाहर आप कुल जितने भी क्षेत्र देखते हैं ना, तो वही क्षेत्र क्या कहलाते हैं, आपके बाह्य भाग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब बहिर्भाग, जिसको बाह्य भाग को ही बहिर्भाग हम लोग बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके इस चौकोर मैदान के अभ्यंतर भाग में कुल कारों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों गिनते कौन हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्य क्या है, आपके चौकोर मैदान के अभ्यंतर भाग में स्थित है। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अभ्यंतर भाग में कारों की संख्या लिखते हैं 5। अब देखिए बहिर्भाग में, तो इस परिसीमा के बाहर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस आकृति के परिसीमा के बाहर का कुल जितना भी क्षेत्र होगा वो इस आकृति के लिए, इस चौकोर मैदान के लिए बहिर्भाग होगा। तो इसमें टोटल कितने कार होंगे, देखिए दोस्तों 1 2 एगो इधर 1 3 गो, ये बुक क्वेश्चन है, बुक मिलेगा ठीक ना, 1 2 1 3 गो, तो हम लिखते हैं इधर दोस्तों यहाँ पर 3। तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि इस चौकोर मैदान के अभ्यंतर भाग में कारों की संख्या है 5 गो, इस चौकोर मैदान के बहिर्भाग में जो कारों की टोटल संख्या है वो है 3 गो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर का प्रश्न बिल्कुल सरल तरीके से खत्म हो चुका है। अब दोस्तों इसके आगे का जो आपका प्रश्न है 5 6 7, उसे दोस्तों मैं आप लोग को अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा कि इन्हीं प्रश्नों को आप लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा और इसमें समझिएगा कि इन प्रश्नों का सोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपके 5 6 और 7 में जो आपके प्रश्न हैं उनका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।